तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे। हम डेरिवेशन अभी नहीं कर रहे होंगे, इसका डेरिवेशन एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ठीक है, तो बी चुंबकीय क्षेत्र है, यल डीएल जो है वो उसकी जो जो पथ है उसका एक छोटा सा भाग लिया है। जब अवकलन करते हैं, जब समाकलन करते हैं ना, तो छोटे से भाग के सापेक्ष पूरे का समाकलन करते हैं। समाकलन बड़ा होता है और अवकलन में छोटे छोटे से पार्ट खींचते हैं। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, ये जो परिपथ है, परिपथ कौन सा है एक्चुअली, ये परिपथ एक्चुअली इसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो नीचे परिपथ दिखा रहे हैं, नीचे यही वाले परिपथ की बात हो रही है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B, यहाँ पे भी नहीं रख सकते, आपको फिर आपको दिखेगा। सीमा के अनुदेश B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का, हाँ ठीक है, इस B का चुंबकीय क्षेत्र का, B का ऐसे ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B का जो समाकलन करते हैं किसके सापेक्ष, इस DL के सापेक्ष। इस पथ द्वारा अनुदेश घिरी हुई है, तो ये मान लिया DL छोटे से पार्ट के सापेक्ष इसका समाकलन किया और किसके बराबर हो गया है, पथ द्वारा घिरी नेट I धारा का म्यू 0 गुना, ये I धारा होगी, इसका म्यू 0 गुना, म्यू 0 से इसे मल्टीपल कर दिया तो इसका म्यू 0 गुना हो गया। तो ये हो गया एम्पियर के स्टेटमेंट। ठीक है, कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं इसमें निर्वात की वैद्युशीलता म्यू 0, सॉरी निर्वात की वैद्युशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता। वैद्युशीलता तो एप्सिलॉन 0 होती है और चुंबकशीलता होती है म्यू 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बताना था, ये संबंध हम बता लेंगे इससे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक, और म्यू 0/4 पाई इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -7। दोनों नियतांक है, दोनों की वैल्यू हमको पता है, इतनी होती है। ठीक है, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे म्यू 0/4 पाई, तो 9 × 10 की पावर 9/10 की पावर -7, इसको हमने हल कर लिया तो 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये 3 × 10 की पावर 8 की होल पावर इस होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 3 × 10 की पावर 8 क्या होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके होता है, वो होता है प्रकाश की गति c। तो यहाँ पे c हो जाएगा, तो इसे c स्क्वायर लिख लिया, तो c का स्क्वायर हटाया, ये दिख रहा है ना, लिखता रहना पड़ेगा, मैं भी ऐसे करके दिख रहा है। यहाँ पे c होता है, c क्या हटाया तो स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल लग गया, c इज इक्वल टू 1/√म्यू 0 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में भी हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया। बाकी हाँ, अब हमें पता करना है अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है, ये देखिए, हम हमारे पीछे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये अनंत लंबाई का ये जो तार दिख रहा है, अनंत लंबाई का तार मान लिया, इसमें I धारा बह रही है और इससे P दूरी पे, इससे सॉरी R दूरी पे एक P बिंदु है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो माना रेखीय धारावाही चालक तार RS से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो, तब बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, यही हमें डिस्कस करना है। नंबर 1, उसमें बहने वाली धारा पर डिपेंड करेगा, B=I। ठीक है, चालक तार तथा बिंदु P के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा और धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो इस तरह किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, B=I/R। I समानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो म्यू 0.2 पाई आ गया, म्यू 0.2 पाई इंटू I/R हो गया। ठीक है, म्यू 0.2 पाई का वैल्यू होती है 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये रख दिया हमने, तो ये हमारी वैल्यू B की आ गई। ठीक है,
इस तरह हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र निकालने जैसे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह निकाला करते थे, वैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका ए है। ए फार्मूला है B इक्वल टू म्यू 0.2 ठीक है। अब हम पढ़ ले हैं लॉरेंज बल क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लिया इतना, हमारी हथेलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें कोई गतिमान आवेश आता है, ये आवेश आया इसमें, इन हथेलियों के बीच में कोई गतिमान आवेश आता है, तो उस गतिमान आवेश पर जो बल कार्य करेगा उस बल को लॉरेंज बल कहेंगे। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र पर कोई गतिमान आवेश चलता हुआ आ रहा है, तो गतिमान आवेश पर जो बल लगेगा इस चुंबकीय क्षेत्र में, उस बल को लॉरेंज बल कहेंगे। ठीक है, ये बात दी हुई है। जब कोई गतिमान कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करता है। कोई गतिमान कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये लिखा हुआ है, लॉरेंज बल कहते हैं। गतिमान कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में वेग B से गति करता हो, यदि जो कण आया है वो Q आवेश से आवेशित हो, ठीक है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा हो, ठीक है, और B आवेश से वो गति कर रहा हो। गतिमान कण आया है चुंबकीय क्षेत्र में, तो गतिमान कण पर आवेश Q है, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो आया है वो B है, और जिस गति से वो आया है वो UV वाली भी सेकंड B है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जरा ध्यान से देखिए, हमने जो बना रखा है। ठीक है, अगर लंबवत आता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आता है, ये जो बी दिख रही है यूवी वाली सेकंड बी दिख रही है, वो लंबवत आ रही है, बी के लंबवत आ रहा है ना, तो उस पर बल ऊपर की दिशा में लगेगा। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ए गति की दिशा, ये गति है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये बल की दिशा है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इस तरह से आप समझेंगे बात को। लॉरेंज बल की व्याख्या इसी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से की जाती है। तो अगर ये 90-90-90 पे है तो बी क्यू बी हो जाएगा। एफ इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा, बी क्यू बी। चुंबकीय क्षेत्र, आवेश और गतिमान और वेग, इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और कोण से आ रहा है, ए वाला जो कोण है, ए 90 ना है, ये 90 ना हो, ये थीटा हो, ये थीटा हो, ये थीटा हो, ये वाला चीज ध्यान रखनी है हमको। ये थीटा हो, ये कोण 90 ना हो, ये जो इस बी क्षेत्र में आ रहा है और उस पर एफ बल कार्य कर रहा है, ये 90 एंगल से ना आए, ये किसी और एंगल से आए, किसी एंगल से आए, किसी एंगल से, कोई भी एंगल हो जाए, कोई भी एंगल, ठीक, किसी भी और एंगल से आए, थीटा एंगल से आए, जिस एंगल को थीटा मान ले, तो क्या होगा, तो उस पर लगने वाला बल बी क्यू बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर किसी और कोण से आ रहा है तो बी क्यू बी साइन थीटा होगा। अगर 90 डिग्री से आ रहा है, लंबवत आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो बी क्यू बी लॉरेंज बल होगा। लॉरेंज बल होता क्या है, फिर से रिवाइज करें। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान कण आता है तो उस गतिमान कण पर जो बल उस चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। अगर वह जो कण आया है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आता है तो उस पर जो बल लगेगा लॉरेंज बल, वो बी क्यू बी हो जाएगा। F इज इक्वल टू बी क्यू बी, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर जो कण आ रहा है वो थीटा कोण से प्रवेश करता है, वो लंबवत नहीं आता है, तो बी क्यू बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। लॉरेंज बल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करिए, थोड़ा रिस्पांस दीजिए कि कौन कौन सुन रहा है, हम भी देख पाए। प्लीज कमेंट करिए एक बार, आप सभी के रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच।